अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है शहबाज शरीफ की जमानत लटक गई है। 2 जज जो हैं उनके जो फैसले हैं उसमें इत्तफाक नहीं है। अब मामला रेफरी जज की सुपुर्द कर दिया गया है। प्रोग्राम के पहले एसएमएस पे बात होगी, इसके बाद पीडीएम का रुजू सवाल, इस पर भी बात होगी कि अगर शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो जाती है, वो बाहर आ जाते तो क्या पीडीएम की सियासत पे और नून लीग की सियासत पे इस पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, इस पर बात होगी। और आखिर में खिलाड़ी वही है, पोजीशन नहीं है। खान साहब तब्दीली पे तब्दीली अपनी ही काबीना के अंदर लेके आते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की जमानत की, जो कि एक बड़ा क्यूरियस सा केस है, क्योंकि ऐसा कभी जो कानूनी माहिरीन उनके मुताबिक हुआ नहीं है मुल्क की तारीख में। हुआ क्या है आपको हम ये बताने की कोशिश करते हैं। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 मेंबर बेंच ने अलग अलग फैसला सुनाया है। मामला अब रेफरी जज के सुपुर्द कर दिया गया है। बेंच की सरबराही जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने जमानत मंजूर की है, जबकि जस्टिस असजद जावेद गोराल ने शहबाज शरीफ की मुस्तरद कर दी है जमानत। जस्टिस असजद जावेद गोराल ने अपने हुक्म में सीनियर जज पर एकतरफा तौर पर जमानत देने का तस्करा किया है। जस्टिस असजद जावेद गोराल के मुताबिक हैरानकुन था कि जस्टिस सरफराज डोगर ने अपने ऑर्डर में मुतफिका तौर पर जमानत देने का ऐलान किया, जो जमीनी हकीकत के मुनाफी है। जो इख्तलाफी नोट है उसमें कहा गया कि फरीकेन को सुनने के बाद जब मेरे साथी जज ने जमानत की इजाजत देने के लिए मेरी रजामंदी हासिल करने की कोशिश की तो मैंने अदालत और चेंबर में मुशावरत के वक्त इनकार कर दिया था। सूरत हाल को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नोटिस में लाया जा चुका था, मगर मेरे साथी जज ने मुझे दस्तखत के लिए मुख्तसर ऑर्डर इरसाल कर दिया, जिसका कोई जवाज नहीं था। जो इख्तलाफी नोट है उसमें यह भी कहा गया है कि यह अदालती तारीख की बहुत बदकिस्मत और नायाब मिसाल है, जिसमें डिवीजन बेंच के सरबराह और सीनियर मेंबर से इसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। यह कहना काफी है कि दरख्वास्त गुजार को मुबैना जुर्म से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड में काफी हद तक मुबहम मवाद मौजूद है और इस तरह दावेदार रिलीफ का हकदार नहीं है। इससे कबल जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब कह चुके हैं कि रेफरेंस की पैरवी से मालूम हुआ कि बदउनवानी या अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के किसी भी इल्जाम के तहत दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इल्जाम आयद नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार अवामी नुमाइंदा हैं और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं, जिन्हें अपने आईनी और कानूनी फराइज अदा करने होते हैं। वो माजी में मुजरिम नहीं रहे और मौजूदा केस में प्री ट्रायल की समाअत से गुजर है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, माहिर कानून भी है। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। इस शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से बड़ी एक एब्सर्ड सी कंफ्यूजन है। खबर पहले आई कि उनकी जमानत हो गई है, वो बड़ी सियासी बयानात भी दे दिए गए हर तरफ से, और अब लग रहा है कि मामला लटक गया है। ये वैसे क्या कंफ्यूजन है? ये मतलब बहुत ही समझ ना आने वाली बात है। नहीं मारिया, बिल्कुल समझ ना आने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको एक सियासी और एक तारीखी पस मंजर में देखें, जो अभी मैं बयान कर देता हूँ, हुआ सिंपली ये है, और ये खास रियायत होती है शरीफ खानदान के लिए, और मुमकिन ही नहीं था। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक जज अनाउंस कर दे फैसला के जी जमानत हो गई है, बगैर दूसरे के दस्तखत लिए, बगैर दूसरे की तरफ से इत्तफाक राय लिए। एक जज का रीडर जाके बाहर से अनाउंस कर देता है कि जी बेल हो गई, 50-50 लाख के जमानत नामे हो गए। ये तो मुमकिन ही नहीं है, कभी पहले हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जब तक दोनों जज आके अदालत में बैठ के और दस्तखत करके, और अक्सर दस्तखत भी करते हैं अदालत में, दोनों दस्तखत अदालत में करते हैं बैठ के, जो ऑर्डर लिखाना होता है। और ये तो इन्होंने कमाल कर दिया। और ये यहाँ जो दूसरा जज है, बहुत मोतबर जज है, वो जनाब असगर अली गोराल साहब, हमारे गुजरात में, जिले गुजरात से हूँ, गुजरात के सबसे मोतबर सहाफ़ी और मोतबर वकील के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बहुत इज्जत और बहुत उनकी शान और शौकत और वक़ार और इज्जत है। उनके वो जज साहब, उनका बेटा बैठा हुआ है और उसने दिया ही नहीं। और जमानत की ऐसे मामलात और ऐसा फेवर जो है, ये सिर्फ शरीफ खानदान को ही मिला है जिंदगी में। शरीफ खानदान वाहिद खानदान है, वाहिद जमात है जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। कोर्ट नंबर 1 से चीफ जस्टिस और 4 जजेस को भागना पड़ा, इनके वर्कर ने चढ़ाई कर दी, पिछले दरवाजे से कुर्सियां गिरा के भागे, और इनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। इन लोगों ने मलिक कयूम, जस्टिस मलिक कयूम, चीफ जस्टिस राशिद अजीज खान पे प्रेशर के बीबी शहीद और आसिफ जरदारी को सजाएं करवाई, 5-5 साल की सजाएं, डिस्क्वालीफाई करवाया और प्रेशर डाला, और वो टेपें चली सुप्रीम कोर्ट में और केस
जजमेंट वापस हुई, 3 जज, 3 सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़े, पर इनको कुछ नहीं हुआ, किसी ने पूछा ही नहीं। शहबाज शरीफ जो कि प्रेशर डाल रहा था, ना किसी को नवाज शरीफ की जानिब से जो प्रेशर डाल रहे थे, ना सैफुर रहमान को, ना खालिद अनवर को किसी ने पूछा ही नहीं। तो ना ही जब ये इनके जब फैसला डिसोल्यूशन का आता है तो नवाज शरीफ के केस में और फैसला होता है 1993 में, 97 में उन्हीं पॉइंट्स पे जब बीबी शहीद की असेंबली डिसमिस होती है तो बिल्कुल उल्टा मुख्तलिफ फैसला आता है और बीबी के खिलाफ आता है। ये एक लाडले हैं। ये अब आप देखें, ये खड़ा होके राना सनाउल्लाह सीनियर अफसरों को थ्रेट कर रहा है। इस पे तो सुप्रीम कोर्ट को खुद एकदम लेना चाहिए था एक्शन। इस पर मैंने ये सवाल आपसे पूछना था एतजाज साहब, लेकिन मुझे भी बताइए कि अब चूंकि मामला जमानत का लटक गया है, अब इससे आगे ये कैसे तय होगा, क्या तरीकेकार है? अब मंडे को क्या आपके नजदीक प्रोसीजरल आगे हियरिंग होगी, इसके बाद ये इशू तय होगा? जिस किस्म के टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स के केसेस और डॉक्यूमेंट्स हैं बज़ाहिर नैब के पास, अगर वो हैं, अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स बीसियों डॉक्यूमेंट्स हैं जो दिखाते हैं कि एक दिन 70 करोड़ रुपया या 80 करोड़ रुपया या 85 करोड़ रुपया वो गिन के कैश में डिपॉजिट सर्कुलर रोड ब्रांच ऑफ हबीब बैंक लिमिटेड लाहौर, और उसी दिन वो क्लिक के जरिए, अब तो क्लिक होके वो लंदन चला गया। लंदन की ब्रांच ने 5 मिनट में हिसाब लगाया कि इसके पाउंड कितने बनते हैं, इतने उतने स्टर्लिंग उसने मॉडल टाउन ब्रांच में सलमान शहबाज के अकाउंट में भेज दिए। फिर उस अकाउंट से 70-75 करोड़ के जो पाउंड्स थे उनमें से मरियम को भी पैसे गए, शहबाज को भी गए, हमजा को भी गए। अगर ये सब दुरुस्त है तो इनकी तो जमानत हो ही नहीं सकती। किस तरह जमानत होगी, कौन जमानत ले सकता है? लेकिन जो जमानत के लिए रिमार्क्स दिए गए हैं वो ये हैं कि चूंकि ये अवामी नुमाइंदा है, कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, कानूनी और आईनी फराइज अदा करने होते हैं, वो माजी में मुजरिम नहीं रहे हैं, मौजूदा केस में प्री ट्रायल की समाअत से गुजर रहे हैं, ये तमाम वजूहात जो हैं उसमें लिखी गई हैं। ये लिखी गई तो खुर्शीद शाह साहब कहाँ बैठे हुए हैं? खुर्शीद शाह साहब क्यों जेल में बैठे हुए हैं? ये सिर्फ शरीफ खानदान को एक रियायत मिलती है हर मर्तबा, और मैं इसकी और मिसालें भी दे सकता हूँ। शरीफ खानदान ने जो कुछ किया है और जो कुछ ये करते हैं, ये जजों को आज चीफ सेक्रेटरी को और कमिश्नर को थ्रेट कर रहे हैं कि तुमने यहाँ रहना है, कि तुमने ही रहना है और तुम्हारे बच्चों ने भी यहीं रहना है, यानी बच्चों को भी देख लेंगे। इस किस्म की थ्रेट किसी से सुनी जा सकती है कि आप सुने? और ये जजेस ने निहाल हाशमी को इसी बात पे कि जजों के बच्चों पे थ्रेट पे उसको गिरफ्तार किया था। गो अब वो रिहा है क्योंकि वो नून लीग का है, वो जो मर्जी बात करता फिर वो फिर अपनी बातें कर रहा है। लेकिन यही बात थी ना, तो अब चीफ सेक्रेटरी के बच्चे भी तो जज के बच्चों की तरह ही है ना, उस पर एक्शन ले, फौरन लेनी चाहिए। इस वक्त से पहले चीफ जस्टिस साहब को ये एक्शन लेना चाहिए। तो वो रियासत कह रही है, हुकूमत कह रही है कि हम दहशतगर्दी के मुकदमात करा देंगे इनके ऊपर। पता नहीं अब ये सियासी बयान है या वाकई करेंगे, मुझे लगता है ज्यादा ये सियासी बयान है जो ये बोला है पीटीआई है। हुकूमत तो सियासी है, हुकूमत तो बिल्कुल सियासी बयानात देती है। उनके तो पता ही नहीं स्पोक्समैन ही कितने हैं, 400 तो उनके स्पोक्समैन हैं। वो एक कह रही होती है कुछ। सर ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है, जो नए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, उन्होंने ही कहा। तो ये तो काम चीफ जस्टिस का था, किसी जज का था कि आप एक इदारे के खिलाफ और एक मामले में जो कि अदालत में मामला है और उस पर कार्रवाई कानूनी हो रही है, अगर आपने घर बना लिया है और बनाया, और उस वक्त का जो मारूफ बात ये थी कि आपने पहले उसको ग्रीन जोन डिक्लेयर किया सारे को। ग्रीन जोन में का मतलब है कि कोई वहाँ हाउसिंग कॉलोनी नहीं बन सकती थी, कोई हाउसिंग एस्टेट्स नहीं बन सकती थी। उसके वजह से उसकी कीमत बहुत गिर गई। फिर आपने उसको खरीदा, बीच में आपने वो कॉम्पनसेशन जो देनी थी सरकारी ज़मीन की वो दे दी, लेकिन वो वहीदा बेगम के नाम से दी, क्योंकि पहले वहीदा बेगम को
वो ने खरीदी वो ज़मीन, और फिर आपने, और आप जब चीफ मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे और आप की पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट थी, तब आपने ये किया। तो ये बातें तो अब मेरा तो ख्याल है कि वो जो फैसला जो जिसमें के जरिए शहबाज शरीफ को जमानत देने की कोशिश की गई कि दोनों जजों की जानिब से फैसला ही सुना दिया जाए। तो सर अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि अब इशू ये कि जो तीसरे रेफरी जज हैं वो इसको मामले को पूरा तय करेंगे। पहले बताइए, माजी में ऐसा कभी हुआ है कि भाई ये नौबत आई हो? आपने कहा कि ऐसा नहीं हुआ कि पहले अनाउंस कर दिया हो, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि ये फैसला फिर किसी रेफरी जज के पास कभी उसकी राय पे मबनी हो कोई? और दूसरा ये, आपको क्या लगता है जो अदालती कार्रवाई हो रही है उसके बेसिस पे कितना % इम्कानात है कि शहबाज शरीफ साहब को बेल मिल जाएगी? पहली तो बात है कि ये जो रेफरी जज को रिफर होना, ये तो बहुत दफा होता है, बहुत दफा होता है। ये नहीं मैं कहता हूँ हर दफा होता है, पर कसरत से होता है कि अक्सर होता है दो जज इख्तलाफ कर जाएं तो चीफ जस्टिस तीसरे जज साहब के पास भेजते हैं, और ये होता रहता है। ये गैर मामूली नहीं है, मामूल ना सही तो गैर मामूली नहीं है भाई बात। दूसरी बात यह है कि क्या उनकी बेल होती है या नहीं होती है तो अदालत ने फैसला करना है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये बताया जाता है कि उनके 1 करोड़ 7 लाख के जो थे एसेट्स, वो उनके कोई 20 साल में कोई 50 गुना बढ़ गए। और ये किस तरह हुआ? फिर अगर एक चीज आपको मैं बताऊं, ये कौमी असेंबली के फ्लोर पे भी मैं बता चुका हूं, और मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में जबकि वो प्राइम मिनिस्टर थे बता चुका हूं, और वो मेरे पास डॉक्यूमेंट उसकी कॉपी भी है कि मियां साहब ने नवाज शरीफ साहब ने 1994, 95 और 96 कितने हुए 3 साल, 1994, 95 और 96 में कुल इनकम टैक्स जो दिया, कुल इनकम टैक्स तीनों सालों में मिला के वो 477 रुपया था। अब इनके एसेट्स को ना कोई देखे कि ये किस तरह, अब एवन फील्ड अपार्टमेंट तो शहबाज सर आपको क्या लगता है, कहीं कोई चाहता है कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत हो जाए या बेल हो जाए? कोई तो चाहता है, वो खुद भी चाहते होंगे। वैसे वो खुद अपनी मर्जी से गए जेल में, उन्होंने अपनी जमानत वापस ले ली थी। आपको याद होगा वो जेल जो उन्होंने काटी है ये सारी, उन्होंने अब जमानत वापस ले ली थी। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो जलसे जुलूसों में मरियम बीबी के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते थे, ये नहीं कि उनके आपस में इख्तलाफात थे, पर ये जरूर होता कि मरियम को वर्कर मरियम के आगे पीछे होते, उसके लिए इर्द गिर्द हिसार बना रहे होते और चचा साहब को धक्के पड़ रहे होते। ये हमने देखा होते हुए, हमारे साथ होता था जब बीबी शहीद के साथ हम निकलते थे, बड़े बड़े मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फारूक लगारी को धक्के पड़ रहे होते थे, इंटीरियर मिनिस्टर एतजाज अहसन को धक्के, वर्कर सारे इर्द गिर्द होते हैं बीबी के। अब वो क्राउड पुलर है मरियम, तो वो होते और चचा को। सर अब अगर वो चाहते हैं कि जमानत पे वो बाहर आ जाएं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से ही गए हुए थे, तो बाहर आने के बाद फिर क्या मतलब, क्या कोई सियासत के आगे सूरत हाल तब्दील होने वाली है, कोई सियासत की शक्ल तब्दील होने वाली है जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद आ रहे हैं? नहीं, शहबाज शरीफ साहब का हक है उनका कोशिश करना कि वो बेल पे आए। जेल में डालना तो रियासत का भी हक नहीं है ना, कि हक तो नहीं है रियासत का, हक तो उनका है टू बी रिलीज्ड एंड टू बी फ्री मैन सब्जेक्ट टू लॉ। अगर लॉ इजाजत देता है तो जाहिर है लॉ ये इजाजत नहीं देता कि 2 जजों में इख्तलाफ हो और आप की जमानत हो जाए, तो ये तो इजाजत नहीं देता कानून। पर ये बाहर निकलना तो उनका हक है, उनकी और कोशिश करना उनका हक है, बिल्कुल उनका हक है, और इससे एक नहीं है। सर इससे क्या पीडीएम की सियासत आगे जाके तब्दील हो जाएगी? पीडीएम के कोई असरात होंगे शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने पे?
जी माफ कीजिए, क्या फरमाया आपने? पीडीएम पे कोई असरात होंगे शहबाज शरीफ साहब के बाहर आ जाने के बाद? पीडीएम पे? पीडीएम पे भी कुछ नहीं होंगे, पाकिस्तान की सियासत पे भी कुछ नहीं होंगे, और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज या मुस्लिम लीग लंदन जो है अब उस पे भी कुछ नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग लंदन ही अब मुस्लिम लीग है, और मरियम नवाज और नवाज शरीफ ही क़यादत है उसकी, कोई और किसी को नहीं मानता। जो वोट बैंक है वो अव्वल नवाज शरीफ का है, और दो के बाद अगर कोई उस पे क्लेम कर सकता है, जिसने क्लेम कर लिया है और जिसने उस पे अपना हक जमा लिया है और बात बड़ी वाज़े और साफ कर दी है, वो है कि ये वोट बैंक मरियम का है। अगर मरियम मिसाल के तौर पे कहीं कह दे कोई भी जलसा कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ फर्ज करें कि शहबाज शरीफ साहब जलसा अनाउंस करें कि मैं मोची दरवाजे में जलसा करने जा रहा हूँ जुमेरात को, और मंगल को अनाउंस कर दे मरियम के किसी ने उस जलसे पे नहीं जाना, तो कोई मुस्लिम की लंदन ग्रुप का हो या मुस्लिम लीग पाकिस्तान हो, वो कोई नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एतजाज साहब हमारे साथ मौजूद। ये जो शहबाज शरीफ साहब की जमानत के हवाले से ये मामला लटक गया, इस पे अपनी कानूनी राय दे रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो जरा सियासी तजिया हासिल करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में एतजाज एहसन साहब गुफ्तगू कर रहे थे शहबाज शरीफ की जमानत के हवाले से कि वो जो मामला लटक गया है उनके नज़दीक बड़ा ही एक अजीब और नायाब सा केस है। ऐसा यूजली हुआ नहीं करता कि पहले अनाउंस कर दी जाए जब तक कि मुकम्मल तौर पे दस्तखत ना हो जाए तमाम लोगों के। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, तजिए भी लेंगे, लेकिन ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इस हवाले से आपको आगाह करें। साद रिजवी साहब ने शूरा मेंबर जो है उनके नाम एक पैगाम लिखा है। वो कहते हैं मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर धरना फिलफौर ख़त्म कर दिया जाए, कारकुनान पुरअमन तौर पर वापस घरों को लौट जाएं, शूरा मेंबरान अपने आप को कानून के हवाले करें क्योंकि उनकी ज़िद की वजह से सैकड़ों कारकुनान और हज़ारों अवामुन्नास गुज़िश्ता 6 दिनों से ख्वार हो रहे हैं। मज़ीद ये कि 20 अप्रैल का जो एहतजाजी कॉल है इसको वापस लिया जाए। किबला ज़हीरुल हसन शाह साहब मेरी इन हिदायत पर फौरी और मुकम्मल अमल करवाएं। सो ये उनकी हैंड रिटन ये ख़त है जो अपने पार्टी के जो तमाम मजलिस शूरा के मेंबरान हैं उनको ये दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर ही बात करेंगे, और जाहिर सी बात है इसमें साथ साथ पीटीआई के अपने जो कुछ अंदरूनी फिशर्स हैं वो भी वाजे होते जा रहे हैं, इन पर भी बात होगी। हमारे पास फहद हुसैन साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार स्काइप पर मौजूद हैं, शाद भट्टी साहब स्टूडियो में है। फहद साहब आपसे आगाज़ करेंगे। सर ये जो वैसे ये मैंने तमाम कानूनी राय रखने वाले लोगों से पूछा, कह रहे हैं हमें समझ नहीं आई ये क्या हुआ शहबाज शरीफ साहब के मामले में, क्योंकि यूजली बड़ा थॉरो प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाता है, और ऑब्वियसली अब ये केस कानूनी से ज़्यादा तो ये सियासी है, कानून के ऊपर तो कम ही बात होती है टेक्निकली, ये तो सियासी बुनियादों पर बात हो रही है। सो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या हुआ है डिफरेंसेस की वजह से इस जमानत होते होते रह गई या रहते रहते हो गई? आई डोंट नो इसको कैसे फ्रेम किया जाए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है हमारी, इसको फ्रेम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक अजीब अनोखी सी ये एक सिचुएशन है वो डेवलप कर गई है। अच्छा, अब है तो बुनियादी तौर पर ये एक कानूनी मामला, क्योंकि अदालत में एक फैसला आया, 2 मेंबर जज था, उसके एक जो बेंच के एक हेड थे जज साहब, उन्होंने वो फैसला सुना दिया और उसके बाद बाकायदा तौर पर वो अनाउंस भी हो गया, जबकि दूसरे जज साहब जो थे उन्होंने कहा कि मैं तो इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूं, और उन्होंने फिर अपना जो एक इख्तिलाफी नोट लिखा है उस पर उन्होंने अपना यानी कि बहुत हद तक अपनी हैरत का भी इजहार किया। तो इशू देखिए टेक्निकली तो इशू ये एक लीगल इशू है, ये जुडिशियल इशू है कि एक अदालत में ये कैसे हो सकता है। और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही है कि मेरी भी जितने लोगों से बात हुई है लॉयर से, वो कहते हैं कि ये कोई मामूल की बात नहीं है, अजीब गैर मामूली सी सूरत हाल बन गई है। लेकिन क्योंकि इसमें शहबाज शरीफ साहब की बेल पिटिशन इन्वॉल्व है तो जाहिर बात है उसका सियासी रंग तो चढ़ना ही है, और इसीलिए आपने देखा कि शहबाज गिल ने पहले अपना एक बयान दागा, उसके बाद फिर मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक और बयान दागा, तो अब उस पर एक सियासी खिलाफ चढ़ रहा है। लेकिन इसका हल जो है वो अब एक जुडिशियल प्रोसेस से ही निकलना है। वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास चला गया है, अब वो एक रेफरी जज करेंगे, वो बेंच जो था वो भी टूट गया है, तो अजीब कॉम्प्लिकेटेड सी सूरत हाल हो गई है। और वाकई में हमारी आप सर खुजाने पे आप मजबूर हो जाते हैं कि जब आप समझते हैं कि सब कुछ आप देख चुके हैं, पाकिस्तान में तो एक
नई जो है वो एक रीत जो है वो नेवर ए डल मोमेंट माशाल्लाह जो भी ये काम इस तरह के होते हैं इसमें हम एक नई मिसाल हमेशा कायम करते हैं। सो ये सियासी केस है, ये कानूनी केस है भट्टी साहब, ये सियासी बुनियादों पे जमानत तय हो रही है या ये कानूनी बुनियादों पे जमानत तय हो रही है, ये क्या मामला है ये? अच्छा, पहली बात तो मैं अपनी अदालतों के साथ हूँ, मुझे अपनी अदालतों पर बड़ा एतबार है और मुझे यकीन है कि जब मैं भी फंसूंगा या मैं भी किसी जगह पे ऐसे चक्कर में आऊँगा तो यही अदालतें मुझे इंसाफ देंगी। और तमाम तर मुझे बहुत एतराज़ात हैं वो आप, और मुझे मुझे लगता है कि हमारी अदलिया पहले से बहुत सफ़र किया है उसने और पहले से बहुत बेहतर, अभी और बेहतरी इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको वो हदीस का मफहूम कि पिछली कौमें इसलिए तबाह हो गई कि ताकतवर को छोड़ दिया जाता था जब कोई जुर्म होता था तो, और कमज़ोरों को सज़ा मिलती थी। फिर सूरह निसा में है कि मुसलमानों इंसाफ के अलमबरदार बनो और सच्ची गवाही दो और इंसाफ करो। अगर तुमने अदलो इंसाफ से काम लेते हुए हेरा फेरी से काम लिया, अल्लाह तुम्हें देख लेगा, वो तुम्हारे अमाल से बाखबर है। तीसरी बात है अक़वाम मुत्तहिदा की आप रिपोर्ट आपने शायद नज़र से गुजरी हो, पाकिस्तान में इंसाफ का झुकाव अमीर और ताकतवर तबके की तरफ है। अच्छा, हमारे यहाँ मुर्गी चोर, धनिया चोर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, साल साल जेलें होती हैं, जमानतें नहीं होती। इतराम रमज़ान में 5 दिन एक बंदे को सजा हुई, 6 साल वो जेल में रहा, 6 साल बाद छूटा। 2 भाई जब बरी हुए तो उस वक्त तक वो फांसी चढ़ चुके थे। जरदारी साहब का स्विस केस का असल रिकॉर्ड नहीं था, बरी हो गए, अब असल रिकॉर्ड वो स्टोर रूम में सुना पड़ा हुआ मिल गया है। नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और यहाँ हमारे निज़ाम इंसाफ में शराब शहद बन जाता है। अच्छा, क्यों ये आखिरी जुमला फिर इस पर क्यों ये यहाँ हम इस नौबत पे पहुंचते हैं? फौरी जजा सजा नहीं है, चोर रस्ते हैं, चोर दरवाजे हैं, कानूनी सुकम और कानूनी उलझने हैं, निज़ाम इंसाफ का दोरा मयार है। अब ये अंदाजा करें, 2 जज, मैंने आज हेडलाइन एक अखबार की पढ़ रहा था, 2 जज 2 फैसले, अलग अलग तरीरी फैसले, एक ने जमानत मंजूर कर दी, दूसरे ने मुस्तरद कर दी। हो सकता है तो अच्छा, यहाँ तक ठीक है। आगे सुने, मेरे पास तहरीरी फैसला 10 के आया, बेंच सरबराह ने नहीं आया, बेंच सरबराह ने यकतरफा तौर पर नायब कासद के जरिए अनाउंस कर दिया। शहबाज शरीफ ज़राए आमदनी साबित नहीं कर सके और कहते हैं कि जिन्होंने मुस्तरद किया है असजद जावेद साहब, जज साहब, वो कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग टीटीज के जरिए जो फैसला आया वो उस पर वो मुतमैन नहीं कर सके। हाँ। वो मरीज हैं, वो नैब के हम ख्याल हैं बहुत सारे। वो कह रहे, दूसरे जो डोगर साहब हैं, जज साहब, वो कह रहे हैं ना कि ये 70 साल के हैं और कैंसर के सर्वाइवर हैं, तो इस वजह से इनको जमानत दी जाती है, नैब वो कर नहीं सका। उन्होंने कहा कि वो मरीज रहे मगर आप बेहतर हालत में हैं, जेल में वही अद्वियात खा रहे हैं जो जेल से बाहर खाएंगे। इनके वकील ने इस नुक्ते को नहीं बनाया। डिसएग्रीमेंट है ना, लेकिन हाँ, मुझे फिर भी समझ नहीं आ रही, डिसएग्रीमेंट तो बहुत सारे फैसलों में, बहुत सारे मार्क्स में होता है। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? मुझे लगता है जल्दी कर दी वो मुस्लिम लीग। किस चीज की जल्दी थी? कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? कोई मुझे समझ नहीं आता। अब देखें ना, कोई चाहता है शहबाज शरीफ हमारे मुल्क में तो कभी भी कुछ चीज भी ना करे, चाहता है खास तौर पे कि जल्द से जल्द जमानत। नहीं, ये है भी बड़ा। बीबी ने एक मरतबा क्या कहा था कि मैं जाती हूँ अदालत, मुझे इंसाफ नहीं मिलता, नवाज शरीफ जाता है उसे इंसाफ मिल जाता है, कांगरूज अदालतें और चमक। अच्छा, फिर दूसरी बात, आखिरी बात, बड़ा नसीबों वाला है, मैं 3 जुमले से, आप एतजाज एहसन साहब लग रहे हैं, बिल्कुल यही बात उन्होंने की है, बड़ा नसीबों वाला है हाउस शरीफ। आपके देखें, नवाज शरीफ, अल अजीजिया, फ्लैगशिप, इवन फील्ड, चौधरी शुगर मिल, तोशा खाना, नाहल, इश्तिहारी लंदन में मौजूद हैं और हुकूमतें इनकलाब को मज़ामत। अच्छा, मरियम नवाज साहबा हर केस में जमानत, सुबह जमानत की दरखास्त दी, दोपहर को जमानत हो गई और अदालत कह रही है नैब इनसे पूछे, 10 दिन पहले इनको बताए गिरफ्तार करने से पहले। अच्छा, और हमजा शहबाज छुट्टी वाले दिन, बाकी सारा छोड़ दे, छुट्टी वाले दिन घर के बेसमेंट में इंसाफ मिल गया। शहबाज शरीफ साहब पहले जेल भी काट पहले नहीं मुझ पे नेकी की, नहीं आप पे नेकी नहीं की, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा, शहबाज शरीफ साहब पहले जेल में थे, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन इस जमहूरियत ने बना दिया, फिर जमानत पे जमानत, और फिर एक और भी बड़ा मजे का, अच्छा फिर आखिरी बात एक और बड़ा मजे का हुआ कि जमानती मचल के जमा नहीं करवाए थे और जमानत में तोसी हो गई और बाकी सारे हसन हुसैन सुल्तान वो सारे अली इमरान इसहाकदार तो हैं ही बाहर। तो ऐसा मुल्क मिलेगा? सो फहद साहब ये मुझे बताइए ना, ये जो जेल से अंदर आना बाहर जाना, जमानत होना ना होना,
किसी को बहुत जल्दी थी कि ये जमानत हो जाए, या फिर कोई जो है उसको ये जमानत पसंद नहीं आ रही थी तो रुकावट हो रही थी? बिकॉज इसका एक पॉलिटिकल एंगल है, हम जो भी बात करें, इवन पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है कि भाई डील के और इन तमाम चीजों के इल्जामात अब हम पे लगा रहे हैं, लेकिन जमानतें तो PMLN वालों की हो रही है, तो देयर क्लियरली इंप्लाइंग कि भाई कुछ कोई बातचीत के नतीजे में हो रहा है ना ये सब। देखिए, इसमें दो चीजें मेरे ख्याल में बड़ा हमें थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा हमारी। पहली बात तो ये कि ये लाहौर हाई कोर्ट के जरिए ये पिटिशन उसमें फाइल हुई है, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर मेरे ख्याल में अगर हम ये कहें कि जी उसमें कोई डील का हिस्सा है, तो मैं तो कम से कम ये नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी फैसला लाहौर हाई कोर्ट इतनी फाजिल अदालत है, इतनी पाई की अदालत है, उसको हम कैसे कह सकते हैं कि उनको सियासी तौर पर कबूल है? तो वो तो जाहिर बात है, मैं तो उस तरफ जाना भी नहीं चाहूंगा। ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब की सियासी बैक चैनल जो है वो चल रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि जेल में लोगों की उनसे मुलाकातें हुई हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहां गए थे, उनसे भी उनसे मुलाकात हुई। तो क्या सवाल ये पैदा हो सकता है कि क्या उनको कुछ हद तक फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ये उनकी जेल में रहते हुए भी वो अपना एक सियासी रोल अदा करते रहे, या वो जब वो बेल लेकर बाहर निकलते हैं तो क्या वो एक पैरेलल हिकमत अमली बना सकते हैं, जिससे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है PDM के अंदर या PMLN की और PTM के अंदर पीपल्स पार्टी का जो मसला है उसमें कोई बहुत ही 19-20 हो सके। तो मेरे ख्याल में वहां तक तो मुझे समझ आती है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जब शहबाज साहब को अगर बेल होती है, अब पहले तो मैं कह रहा था कि जब होती है, अब तो देखिए क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बहरहाल अगर बेल होती है तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी जो अप्रोच है, उनकी जो हिकमत अमली है PTM की तरफ भी, पीपल्स पार्टी की तरफ भी, और एन मुमकिन है कि अगर और कोई एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत होनी है, उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली तो आनी है, कुछ लचक आनी है, यहां तक तो हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरा जो पहलू है अदालत का, मेरा ख्याल है वो तो वो उस पे बिल्कुल ये तो मैं आपको हम उनकी बात कर रहे थे जो सियासी इसमें प्लेयर्स हैं, पीपल्स पार्टी वाले। अदालत को ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि अदालत कोई डील में शामिल है। हमारे जो केस पेश करने वाले इदारे होते हैं, फिर वो जो है वहां पर शायद अब जमानत के बीच में रुकावट नहीं डालेंगे, वो उस पर अपील नहीं करेंगे, वो कहेंगे तासुर यानी मैक्सिमम क्या एतराज नहीं करेंगे। ये होता है। क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो केस नैब है वो अपना केस कमजोर करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अदालत किसी हमारी डील में शामिल है। सर उनके सामने जो पेश करेगी इदारे वो उसी पे फैसला करेंगे, आई एग्री ऑन दैट, लेकिन मैं उसी तरफ इंप्लाई कर रही थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आज हमने दोबारा देखा है कि तरीन साहब जो है उनका जो पूरा कैंप है, उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, लेकिन इसके साथ साथ अब हुकूमत के अपने अंदर से भी आवाजें आ रही हैं। आज मैं देख रही थी मुख्तलिफ जो और उनके अहम लोग हैं, चाहे वो असद उमर साहब हो, चाहे वो फवाद चौधरी साहब हो, वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि अब कोई फोरम होना चाहिए जहां पे तरीन साहब की सुनवाई हो। लेकिन बहरहाल जब इनसे खुद पूछा जाता है, तरीन साहब से, राजा रियाज से, साख खालिद से, कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कौन कर रहा है, तो अभी वो उस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। जरा देखिए। शहजाद अकबर, आजम खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, चारों में से कौन आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, कौन इमरान खान को मिसगाइड कर रहा है? खुलकर नाम तो बता देना। मैं 1.25 साल से प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मैं नहीं जाता, मुझे नहीं पता कौन क्या कह रहा है, मैं कुछ मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मगर कोई ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह, बाद में पता लग जाएगा। राजा साहब जुर्रत करें और उनके नाम बताएं ना, जुर्रत करें, नाम बताएं। साहब छुपते भी नहीं, साहब आते भी नहीं। नाम बताएं, साहब नाम बताएं उनके, एक नाम तो ले दे, कौन है इन चारों में से? सर 5 दिन का मौका दे देना जरा। मतलब 5 दिन तक आप ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? बड़े अफसोस, मैं यहाँ पर ब्लैकमेल करने। हाँ जी, पहले मैं फाद साहब क्विकली आपसे इस पे ये एक तरीके से जिस तरह से सवालों को ये डील कर रहे हैं, इनकी कोशिश है कि मामलात इस हद तक ना जाए कि बिल्कुल रास्ते तमाम बंद हो जाए। 2 दिन से मैं सुन रही हूँ कि PTI के अंदर जो बाकी इनके फ्रंट रनर लोग हैं, अहम जो स्पोक्स पर्सन, वो भी कह रहे हैं कि गुंजाइश निकलनी चाहिए, गुंजाइश निकाली जाए। तो क्या कोई गुंजाइश आपको लगता है मुस्तकबिल करीब में निकल जाएगी तरीन साहब के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर से अब कुछ हद तक आवाजें आना शुरू हो गई हैं। न सिर्फ इसलिए क्योंकि तरीन साहब की एक बड़ी पोजीशन है जमात में, इसमें तो कुछ शक नहीं है, हालांकि आजकल उनकी जो ताल्लुकात हैं वो बहुत कशीदा हैं, लेकिन उनके साथ बहुत लोग हैं, और अब तो हमें नजर आ रहे हैं, पब्लिकली जा रहे हैं, पब्लिकली उनके साथ खड़े होने। अभी जो आपने क्लिप दिखाया उसमें बिल्कुल वाजे हो रहा है उनके पास नंबर्स हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या उनके लिए इमरान खान साहब के हवाले से
क्या कुछ लचक पैदा हो सकती है? मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है दो चीजों पर। पहली चीज तो ये एक्सटर्नल, अगर हुकूमत को आने वाले दिन, देखिए इस वक्त एक हुकूमत बहुत ज्यादा दबाव में है, जो कुछ लाहौर में हो रहा है, जो अभी आपने खत भी पढ़ के सुनाया, हुकूमत दबाव में है, अगले 2-3 दिन में ऐन मुमकिन है, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये दबाव बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता है। तो इस वक्त हुकूमत के अंदर ये फीलिंग जरूर होगी कि देखिए जहां इतने मुख्तलिफ चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें एक अंदरूनी फ्रंट और ना खोला जाए। उसके साथ साथ दूसरा एक और भी चीज है हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जो आप थ्रेट की बात करें कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो ये बात हो रही है, ये तरीन और डबल तरीन एक्शन हो रहा है। यानी जो दूसरे तरीन साहब हैं जो वो आ रहे, उनकी वजह से भी काबीना के अंदर चह मुगैयां हो रही हैं। आपने सुना होगा असद उमर साहब ने तो कल बाकायदा टेलीविजन पे कह दिया कि मैं नहीं इत्तेफाक करता, कि तरीन साहब ने कहा। तो अभी तरीन साहब जब काबीना पर बैठेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वहां भी शुरू होनी, तो एक तरफ तरीन इस्लामाबाद में, दूसरे तरीन है लाहौर में, दोनों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना के अंदर हल्की हल्की कुछ एक हमें अंडर करंट नजर आने शुरू हो गए। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन फहद साहब जी। ये तरीन साहब जो हैं, आपको लगता है कि इनके लिए कोई गुंजाइश निकले? क्योंकि मुझे अब पहले जो पिछले हफ्ते लोग खामोश थे, अब हम देख रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं जी कोई फॉर्म हो, उनकी बातचीत सुनी जाए। तो खान साहब के लिए शायद आसान है ज्यादा अपनी पार्टी के अंदर मामला संभालने के लिए कि ये कदम उनको उठाना शायद पड़े। देखिए, एक तो है निसाबी किताबी जवाब। वो निसाबी किताबी जवाब ये है कि जब इसहाक खाकवानी ने कहा कि मैं बताता हूं, तो तरीन साहब ने कान में कहा कि नाम नहीं बताना। अब इसमें हम कर लेते हैं, वो छोड़ दें कि ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट ने, OECD ने, जिसका हुकूमत पाकिस्तान या FBR से मुआहदा है, उन्होंने 2018 से वो पाकिस्तान को ऑफशोर बैंकों के अकाउंट्स दे रहे हैं और 50,000 पाकिस्तानियों के 1.5 लाख ऑफशोर अकाउंट्स दे चुके हैं। और पता है इनमें कितना पैसा पड़ा है? $7.5 अरब। ये OECD की रिपोर्ट है, जो जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन ने कागज लगाया था पिटीशन में लाहौर हाई कोर्ट में, उस कागज का, और इस पे अरशद शरीफ साहब शो भी कर चुके। अच्छा, इनमें से EFG बैंक में 4 अकाउंट्स तरीन साहब के, ये बात वहां से चली। उसके बाद हम फर्ज कर लेते हैं शहजाद अकबर, आजम खान, असद उमर, वो जो जहांगीर तरीन के वो अगेंस्ट है, वो बाकी इसके अलावा और बड़े फैक्टर्स सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन क्या 140 अरब कहा है वजीर आजम ने, ये कार्टेल है, ये माफिया है। कल क्या हम जहांगीर तरीन की इनसाइड ट्रेडिंग छोड़ देते हैं जो उन्होंने की, जिसपे वो बच गए बाल बाल सजा से, उनके मुबैना फराड, उनके शुगर मिलों के मुबैना फराड सारे छोड़ देते हैं। बात ये है कि क्या इंपॉर्टेंट ये है कि ये डिस्कस किया जाए कि जहांगीर तरीन कितना तोड़ फोड़ डालेंगे कि सियासी चैलेंज है। 115 रुपए, इससे बड़ा चैलेंज इस मुल्क को। 115 रुपए की बैसाखी पे खड़ी हो, उसमें ये बड़ा सियासी चैलेंज है सर। जाने दें सर क्या हो जाता है? हुकूमतें इंपॉर्टेंट हैं कि ये मुल्क इंपॉर्टेंट है? जो आता है लुट के खा जाता है। एक को पकड़ो ना, 3 दफा का वजीर आजम है, बहुत अच्छी है, एक को पकड़ो नहीं। मेरी बात, मैंने तो वो बात करनी है ना, मुझे वो बात है जो मुझे नहीं लगता, मैं वजीर आजम होता मैं कहता कि कर लो यार, निकाल दो मुझे। यानी एक को पकड़ते हैं, 3 दफा का वजीर आजम है, खुदा का खौफ कर। दूसरे को पकड़ते हैं, फेडरेशन खतरे में पड़ जाती है। तीसरे को पकड़ते हैं, हुकूमत खतरे में पड़ जाती है। सारे केसेस इनके मेरे पे डालें और मुझे अंदर कर दें, ताकि ये जान छूटे, खुदा का खौफ करें। चोर, डाकू, लुटेरे और उनके साथ खड़े होते हैं, और उनके साथ खड़े होते हैं, और हम डिस्कस क्या कर रहे थे, कितना फैक्टर डालेगा। और भाई सर, वो अगले बंदे जो है 30 लोग अपने साथ शो कर देंगे, 40 शो कर ले, 50 शो कर ले, नवाजे में गुलाम लोग तरीके इंसाफ उनको पॉलिटिकली एंगेज करेगी नहीं करेगी। जहांगीर तरीन साहब को मैं वजीर आजम साहब के इस मामले में हक में हूं। कल शुगर कमीशन रिपोर्ट बनी थी, हम क्या कह रहे थे? रिपोर्ट तो हो गई, पब्लिक हो गई, चीनी चोरों को नहीं पकड़ा। अच्छा, पकड़ने लगे तो जहांगीर तरीन के वजीर आजम के साथ मैं साथ खड़ा हूं। प्लीज अल्लाह के नाम पे हुकूमत जाती है, जाए, किसी को ना छोड़े, अक्रॉस द बोर्ड। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद थे फहद हुसैन और ये शाद भट्टी साहब। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कंक्लूडिंग नोट होगा हमारा। आप लोग हमारे साथ रहिए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有
एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze odn reise nach Disney World zus par an.